नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश, दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी कि फटाफट अंदाज में। आपके साथ मैं हूं संध्या शर्मा। तो देखिए खबरें तेज रफ्तार से। भाजपा के स्टार प्रचारक और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एनडीए उम्मीदवारों के समर्थन में धुआंधार प्रचार कर रहे हैं। पीएम आज सबसे पहले देवभूमि उत्तराखंड के ऋषिकेश पहुंचे। ऋषिकेश में प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में पिछले 10 वर्षों में ऐसी सरकार है जिसने भारत को पहले के मुकाबले कई गुना मजबूत कर दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह भाजपा की मजबूत सरकार ही है जिसने महिलाओं को लोकसभा, विधानसभा में आरक्षण दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस की सरकार होती तो 1 रैंक 1 पेंशन कभी लागू नहीं होता। इसके बाद पीएम राजस्थान पहुंचेंगे। पीएम यहां करौली में जनसभा कर जनता से आशीर्वाद मांगेंगे। करौली धौलपुर संसदीय क्षेत्र से भाजपा ने इंदु जाटव को मैदान में उतारा है। लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी के स्टार प्रचारक और केंद्र में मंत्री अमित शाह आज मध्य प्रदेश के मंडला और खजुराहो में अपनी पार्टी के लिए प्रचार करेंगे। मध्य प्रदेश के बाद अमित शाह आज महाराष्ट्र में अपनी पहली चुनावी रैली मराठवाड़ा के नांदेड़ में करेंगे। नांदेड़ में 26 अप्रैल को मतदान होगा। भाजपा के स्टार प्रचारक और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भाजपा उम्मीदवारों के समर्थन में लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं। राजनाथ सिंह आज मध्य प्रदेश के चुनावी दौरे पर रहेंगे, जहां वो सतना में चुनावी जनसभा करेंगे। कांग्रेस ने आगामी लोकसभा चुनाव के लिए 2 उम्मीदवारों की सूची जारी की है। डॉक्टर कल्याण काले जालना से और डॉक्टर शोभा दिनेश बच्छाव महाराष्ट्र के धुले से चुनाव लड़ेंगी। लोकसभा चुनाव प्रचार में कांग्रेस समेत विपक्षी गठबंधन के दलों ने भी पूरी ताकत झोंक दी है। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी आज राजस्थान में बीकानेर के अनूपगढ़ पे प्रचार करेंगे। बीकानेर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से कांग्रेस के प्रत्याशी गोविंद राम मेघवाल मैदान में है। वहीं राहुल गांधी की दूसरी जनसभा जोधपुर के फलौदी में है। कांग्रेस ने जोधपुर लोकसभा सीट से करण सिंह उचियारड़ा को मैदान में उतारा है। बीकानेर में पहले ही चरण यानी 19 अप्रैल को मतदान होगा, तो वहीं जोधपुर में 26 अप्रैल को मतदान होना है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने गंगटोक में सिक्किम विधानसभा चुनाव 2024 के लिए पार्टी का घोषणा पत्र जारी किया। इस दौरान जेपी नड्डा ने कहा कि प्रधानमंत्री उत्तर पूर्व के विकास के लिए लगातार काम कर रहे हैं। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि बीते 10 वर्षों में सिक्किम में आए बदलावों को आप खुद देख सकते हैं। सिक्किम की 32 विधानसभा सीटों और 1 लोकसभा सीट पर 19 अप्रैल को मतदान होना है। केरल के अट्टिंकल लोकसभा सीट पर चुनाव प्रचार के दौरान केंद्रीय मंत्री वी मुरलीधरन पर हमले का प्रयास किया गया। इस दौरान केंद्रीय मंत्री को किसी तरह की चोट या हानि नहीं पहुंची है। आरोप है कि तीनों हमलावर केरल की सत्ताधारी पार्टी सीपीएम से जुड़े हुए हैं। वी मुरलीधरन ने कहा कि हमलावर चोट पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे और बीजेपी कार्यकर्ताओं को पूरी तरह से शांतिपूर्ण रहना चाहिए। उन्होंने घटना की जांच की मांग की है। इससे पहले कल गंगटोक में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव के भाजपा उम्मीदवारों के साथ बातचीत की। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती आज अपने चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत करने जा रही हैं। इसके लिए उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के गढ़ माने जाने वाले नागपुर को चुना है। मायावती नागपुर में पार्टी प्रत्याशियों के समर्थन में रैली करेंगी। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा नेता वीएस येदियुरप्पा का कहना है कि भाजपा की कर्नाटक की 28 सीटों पर और पूरे देश में 400 से ज्यादा सीटों पर जीत पक्की है। कर्नाटक की 28 सीटों पर जीत सुनिश्चित करने के लिए वे आज से चुनावी दौरा शुरू करेंगे। लोकसभा चुनाव से पहले बसपा प्रमुख मायावती को बड़ा झटका लगा है। बिजनौर से सांसद मलुक नागर ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। बसपा ने इस बार बिजनौर सीट से सांसद मलुक नागर का टिकट काट दिया था। उनकी जगह मायावती ने चौधरी बृजेंद्र सिंह को उम्मीदवार बनाया है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और गया से प्रत्याशी जीतन राम मांझी ने कहा है कि इस बार प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में एनडीए 400 के आंकड़े को पार करेगी। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भाजपा पर झूठ के सहारे काम करने का आरोप लगाया है। अखिलेश यादव ने कहा कि लोकतंत्र के लिए भाजपा से बुरा विकल्प और कोई नहीं है। बीजेपी के पूर्व विधायक और सीनियर एडवोकेट अरुण चंद्र भौमिक लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए हैं। अगरतला में आयोजित एक चुनावी रैली के दौरान भौमिक का त्रिपुरा के एआईसीसी प्रभारी गिरीश चोदनकर ने गर्मजोशी से स्वागत किया। कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल ने मीडिया से बातचीत में कहा कि लोकसभा चुनाव को देखते हुए कांग्रेस की तैयारियां जोर शोर से चल रही है। तमिलनाडु, कर्नाटक समेत उत्तर भारत से भी कांग्रेस की अच्छी रिपोर्ट आ रही है। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के लिए अधिसूचना कल जारी होगी। इस चरण में 10 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों की 94 लोकसभा सीटों के लिए 7 मई को मतदान होगा। इस चरण में 19 अप्रैल तक नामांकन भरे जा सकते हैं।
जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले के मुरान इलाके के फ्रासीपोरा में आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ चल रही है। भाजपा नेता कपिल मिश्रा ने केजरीवाल के निजी सचिव विभव कुमार को हटाए जाने को एक आवश्यक कदम बताया है। उन्होंने कहा कि विभव कुमार को हटाए जाने का कदम निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करने में सहायक होगा। धन शोधन निवारण अधिनियम यानी कि पीएमएलए के तहत पीएमएलए अदालत ने व्यापक सुनवाई के बाद नेशनल हेराल्ड अखबार संचालित करने वाली कंपनी एसोसिएट जनरल लिमिटेड और यंग इंडिया से जुड़े एक मामले में ईडी के पक्ष में अहम फैसला दिया है। प्राधिकरण ने 751.9 करोड़ रुपए की संपत्ति के अनंतिम कुर्की आदेश को बरकरार रखा है। प्रवर्तन निदेशालय ने पिछले साल कार्यवाही शुरू की थी। जांच में कथित तौर पर एजेएल और वाईआई से जुड़े वित्तीय मामलों में गंभीर अनियमितताओं का पता चला था। एसोसिएटेड जनरल लिमिटेड और यंग इंडिया से जुड़े इस मामले में ईडी ने पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी और सोनिया गांधी से पूछताछ की थी। यंग इंडिया में राहुल गांधी और सोनिया गांधी के 76% शेयर थे। प्रवर्तन निदेशालय ने चुनाव आयोग को पत्र लिखकर मनी लॉन्ड्रिंग मामले में केरल में सत्तारूढ़ सीपीआईएम के त्रिशूर जिले में लगभग 80 अघोषित बैंक खाते और लगभग 100 अघोषित अचल संपत्तियों की जानकारी साझा की है। त्रिशूर जिले में 80 अघोषित बैंक खातों में लगभग 25 करोड़ रुपए जमा है। इलेक्ट्रिक कार निर्माता कंपनी टेस्ला के फाउंडर एलन मस्क इसी महीने के अंत में भारत आ रहे हैं। ये उनका भारत का पहला दौरा होगा। एलन मस्क ने एक्स पर अपने संदेश में लिखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने की प्रतीक्षा है। आज महान शिक्षाविद और समाज सुधारक महात्मा ज्योतिबा फुले की जयंती है। प्रधानमंत्री मोदी ने संदेश में कहा कि महात्मा फुले एक दूरदर्शी समाज सुधारक थे, जिन्होंने अपना जीवन अन्याय से लड़ने और समानता को बढ़ावा देने के लिए समर्पित कर दिया। उनके विचार लाखों लोगों को ताकत देते हैं। ईद उल फित्र का त्योहार पूरे भारत में हर्ष व उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। ईद सद्भावना, एकता और मानवता का प्रतीक है। ईद का पर्व सभी धर्मों के लोगों को एक साथ जोड़ने का काम करता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपने संदेश में कहा कि यह त्योहार रमजान के पवित्र महीने के दौरान उपवास और प्रार्थना के समापन का प्रतीक है और प्रेम और भाईचारे का संदेश देता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संदेश में सभी में करुणा, एकता और शांति की भावना पैदा करने की कामना की। पूर्व केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने ईद उल फितर के मौके पर कश्मीरी गेट स्थित पंजा शरीफ दरगाह में नमाज अदा की। हरियाणा के महेंद्रगढ़ में आज एक स्कूल बस के पलट जाने से 5 बच्चों की मौत हो गई और 15 बच्चे घायल हो गए। पुलिस के मुताबिक हादसा महेंद्रगढ़ जिले के कनीना कस्बे में हुआ। हादसे में करीब 15 बच्चे घायल हुए हैं। चैत्र नवरात्रि का आज तीसरा दिन है। नवरात्रि के तीसरे दिन मां चंद्रघंटा की पूजा का विशेष महत्व होता है। मां दुर्गा के 9 स्वरूपों में से एक मां चंद्रघंटा परम शक्तिदायक और कल्याणकारी मानी जाती है। आज देवी दुर्गा के तीसरे स्वरूप भयनाशिनी मां चंद्रघंटा की पूजा का विशेष दिन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर एक वीडियो साझा किया और कहा, मेरी कामना है कि मां अपने भक्तों को साहस, संयम और सफलता का आशीर्वाद दें। एशियाई विकास बैंक ने चालू वित्त वर्ष के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि का अनुमान 6.7% से बढ़ाकर 7% कर दिया है। एडीबी का कहना है कि मजबूत वृद्धि सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की निवेश मांग और उपभोक्ता मांग में क्रमिक सुधार से प्रेरित होगी। इंडिगो अब बाजार पूंजीकरण एमकैप के मामले में दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी एयरलाइन बन गई है। इंटरग्लोब एविएशन लिमिटेड, जो एयरलाइन का संचालन करती है, के शेयर को इंट्राडे के दौरान लाइफ टाइम हाई पर पहुंच गए। इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए जाने जाने वाली मेटा प्लेटफॉर्म्स ने अपने इन हाउस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्सेलरेटर चिप का नवीन संस्करण पेश किया। संयुक्त राष्ट्र की सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट में कहा गया है कि वैश्विक स्तर पर निवेश नरम रहने की है उम्मीद। इसके विपरीत दक्षिण एशिया, विशेष रूप से भारत में निवेश बना हुआ है मजबूत। यही कारण है कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां भारत में दिखा रही हैं अपनी दिलचस्पी। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत को लेकर बहुराष्ट्रीय कंपनियों की बढ़ती रुचि से देश को हो रहा है लाभ। ये कंपनियां इसे विकसित अर्थव्यवस्थाओं की आपूर्ति व्यवस्था को विविध रूप देने की रणनीतियों के संदर्भ में एक वैकल्पिक विनिर्माण आधार के रूप में देख रही है। घरेलू रेटिंग एजेंसी इक्रा ने ऋण वृद्धि और लाभ प्रदाता में नरमी की उम्मीदों पर बैंकिंग क्षेत्र के लिए अपने दृष्टिकोण को सकारात्मक से घटाकर किया स्थिर। इक्रा ने कहा कि वित्त वर्ष 2025 में ऋण वृद्धि घटकर 111.6 से 12.5% हो जाएगी, जो वित्त वर्ष 24 में 16.3% थी, जबकि उच्च जमा दर भुगतान पर कम शुद्ध ब्याज आय मार्जिन के मुनाफे में आएगी गिरावट।
सिविल एविएशन रेगुलेटर यानी नागर विमानन महानिदेशालय ने पायलटों के लिए संशोधित उड़ान ड्यूटी नियमों को लागू करने के लिए एयरलाइन कंपनियों को सांकेतिक समय सीमा उपलब्ध के लिए कहा है। डीजीसीए की इस पहल के बाद पायलटों को साप्ताहिक आराम का समय 48 घंटे तक बढ़ जाएगा और रात में लैंडिंग की संख्या 2 तक सीमित हो जाएगी। पायलटों के लिए रात का समय भी बढ़ाया जाएगा। केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने डीएमआरसी और रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर मामले में उच्चतम न्यायालय के फैसले को ऐतिहासिक निर्णय बताया। उन्होंने कहा कि यह सत्य की जीत है। उच्चतम न्यायालय ने मामले में अपने फैसले में कहा कि डीएमआरसी मध्यस्थता न्यायाधिकरण के 2017 के निर्णय के तहत 8,000 करोड़ रुपए अनिल अंबानी की अगुवाई वाले समूह की कंपनी रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर की इकाई दिल्ली एयरपोर्ट मेट्रो एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड को देने के लिए बाध्य नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि जेनरेटिव एआई अपेक्षाकृत नई परिघटना है और सामाजिक संरचनाओं की सुरक्षा और प्रगति सुनिश्चित करने के लिए नवाचार और विनियमन के बीच एक अच्छा संतुलन बनाया जाना चाहिए। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने वुमेन जर्नलिस्ट वेलफेयर ट्रस्ट के एक सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि प्रौद्योगिकी और एआई जहां बदलावकारी ताकतों के साथ जिंदगी को आसान बना रहे हैं, वहीं सुरक्षा उपायों के बगैर ये सदियों पुरानी स्थापित संरचनाओं के लिए नकारात्मक जोखिम भी पैदा करते हैं। उम्रदराज लोगों की बढ़ती तादाद, जनसांख्यिकी बदलाव और हृदय रोग एवं कैंसर जैसे गैर संचारी बीमारियों के कारण वैश्विक स्तर पर स्वास्थ्य पेशेवरों की मांग वर्ष 2030 तक दोगुनी हो जाने की है उम्मीद, विशेषज्ञ ने जताया अनुमान। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार प्रति 1,000 व्यक्ति पर 3 नर्सें होनी चाहिए। इसी तरह भारत में 1500 मरीजों पर 1 डॉक्टर है, जबकि WHO के मुताबिक 1,000 लोगों पर 1 डॉक्टर होना चाहिए। दक्षिण भारत संगठित खुदरा विक्रेता संघ ने अपने प्रतिष्ठानों में OnePlus के उत्पाद बनाने वाली कंपनी के साथ कथित तौर पर अनसुलझे विवाद के कारण 1 मई से OnePlus उत्पादों की बिक्री रोकने की दी चेतावनी। OnePlus टेक्नोलॉजी इंडिया के बिक्री निदेशक रणजीत सिंह को लिखे एक पत्र में ORA ने कहा कि पिछले वर्ष के दौरान खुदरा विक्रेताओं ने संगठन को OnePlus उत्पादों को बेचने से जुड़ी महत्वपूर्ण बाधाओं का सामना करना पड़ा, जो अनसुलझे हैं। TJSB सहकारी बैंक का बीते वित्त वर्ष 2023-24 का शुद्ध मुनाफा 25.41% बढ़कर 216.36 करोड़ रुपए पर पहुंचा। उपभोक्ता मामलों के सचिव निधि खरे ने राज्य सरकारों को दालों के भंडार, विशेष रूप से आयातित पीली मटर पर निगरानी बढ़ाने को कहा है। साथ ही 15 अप्रैल से भंडार रखने वाली इकाइयों पर साप्ताहिक आधार पर स्टॉक के बारे में खुलासे की व्यवस्था लागू करने का निर्देश दिया है। फिनटेक फर्म फोनपे ने हिमालयी देश के भुगतान प्रोसेसर फोनपे नेटवर्क पर यूपीआई के माध्यम से डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए नेपाल की डिजिटल वॉलेट सेवा, ई सेवा और होटल एसोसिएशन ऑफ नेपाल पोखरा के साथ की साझेदारी। फोनपे ने कहा कि यह साझेदारी फेवा न्यू ईयर फेस्टिवल का एक हिस्सा है, जो नेपाल में 11 से 14 अप्रैल तक आयोजित किया जाएगा। महोत्सव में 3,000 से अधिक व्यापारी भाग लेंगे और 1 लाख से अधिक आगंतुकों के आने की है उम्मीद। वैश्विक रेटिंग एजेंसी फिच ने सार्वजनिक ऋण और दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में धीमी वृद्धि पर चिंताओं का हवाला देते हुए चीन के क्रेडिट रेटिंग आउटलुक स्थिर से नकारात्मक कर दिया। फिच ने कहा कि चीन की प्रॉपर्टी आधारित इकोनॉमी दबाव में है। इसके साथ ही उसने अपना व्यापक राजकोषीय घाटे और बढ़ते सरकारी ऋण ने राजकोषीय भंडार को नष्ट कर दिया है। यही कारण है कि उसने चीन की रेटिंग कम की। मेक इन इंडिया का 10 स्मार्टफोन असेंबलिंग सेक्टर में लगा दिखने। एप्पल इंक ने वित्त वर्ष 2024 में भारत में $14 अरब के आईफोन किए असेंबल। इजरायली सेना की एयर स्ट्राइक में हमास के राजनीतिक नेता इस्माइल हानियेह के 3 बेटे मारे गए। आईडीएफ ने बताया कि वायुसेना के हमले में मारे गए 3 बेटों में की पहचान हमास सैन्य सेल कमांडर अमीर हानियेह, मोहम्मद और हजे हानियेह के रूप में हुई है। आईडीएफ के मुताबिक हमास के तीनों ऑपरेटिव हमास के पॉलिटिकल ब्यूरो चीफ इस्माइल हानियेह के बेटे हैं। इस बात की पुष्टि हो चुकी है। इससे पहले इजराइल के हवाई हमले में इस्माइल हानियेह का पोता जमाल मोहम्मद हानियेह भी मारा जा चुका है। इजरायली सेना आईडीएफ के हमले में अब तक हानियेह के कई रिश्तेदार मारे जा चुके हैं। हानियेह की पोती रोआ हम्माम इस्माइल हानियेह की भी हवाई हमले में ही मारी गई थी।
स्टॉर्मी डैनियल्स मामले में पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ 15 अप्रैल से शुरू होगा आपराधिक मुकदमा। न्यूयॉर्क की एक अदालत ने मुकदमे की तारीख को आगे बढ़ाने की डोनाल्ड ट्रंप की मांग को किया खारिज। हाल ही में न्यूयॉर्क के एक जज ने डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ चलेगा आपराधिक मामले में सुनवाई की तारीख 15 अप्रैल निर्धारित की थी। ट्रंप के खिलाफ यह पहला आपराधिक मुकदमा होगा। डोनाल्ड ट्रंप पर एक पोर्न स्टार स्टॉर्मी डैनियल्स को अवैध तरीके से पैसे देने का है आरोप। वह अमेरिका के पहले ऐसे पूर्व राष्ट्रपति हैं जिनके खिलाफ आपराधिक मुकदमा चलाया जाएगा। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने की जापान के प्रधानमंत्री किशिदा फुमियो की राजकीय यात्रा की मेजबानी। जो बाइडेन और प्रधानमंत्री किशिदा फुमियो ने ओवल ऑफिस में बैठक की, जिसमें उन्होंने सैन्य सहायता, आर्थिक सहायता और इंडो पैसिफिक में महत्वपूर्ण साझेदारी को मजबूत करने की अपनी प्रतिबद्धता को दर्शाया। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने चीन समर्थक ताइवान के पूर्व राष्ट्रपति माइंग जेऊ से बात की और कहा कि कोई भी बाहरी हस्तक्षेप दोनों देशों के पुनर्मिलन को नहीं रोक सकती है। राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने कहा कि ताइवान जलडमरू मध्य के दोनों किनारों पर सभी चीनी लोग हमवतन हैं। दोनों देशों के बीच ऐसी कोई शिकायत नहीं जिसे हल ना किया जा सके। यूराल नदी में पानी बढ़ने के बाद रूस और कजाकिस्तान के शहरों और कस्बों में आई बाढ़। 1 लाख से अधिक लोगों को खाली करना पड़ा इलाका। रूसी शहर आरेनबर्ग के कई हिस्से पानी में डूब गए हैं। वहीं कजाकिस्तान में बाढ़ के कारण 97,000 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। उत्तर कोरियाई नेता किम जोंग देश के मुख्य सैन्य विश्वविद्यालय का निरीक्षण करने पहुंचे और इस दौरान उन्होंने कहा कि देश के आसपास सब कुछ ठीक नहीं है और इसका मतलब है कि हमें अब युद्ध के लिए पहले से कहीं अधिक तैयार रहना होगा। उत्तर कोरिया ने किम के नेतृत्व में हाल के वर्षों में हथियारों के विकास में तेजी लाई है और रूस के साथ घनिष्ठ सैन्य और राजनीतिक संबंध बनाए हैं। कथित तौर पर रणनीतिक सैन्य परियोजनाओं में मदद के बदले में यूक्रेन के साथ युद्ध में मॉस्को की सहायता की। क्यूएस क्वाकरेली साइमेंट्स की ओर से वर्ष 2024 के लिए क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग जारी कर दी गई है, जिसमें 69 भारतीय विश्वविद्यालयों ने अपनी जगह बनाई है। रैंकिंग में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय भारत का सर्वोच्च रैंक वाला विश्वविद्यालय बन गया है। विकास अध्ययन के लिए विश्व स्तर पर 20वें स्थान पर जेएनयू भारत का सर्वोच्च रैंक वाला विश्वविद्यालय बनकर उभरा है। रमजान के पवित्र महीने में पाकिस्तान के कराची की सड़कों पर देश भर से बड़ी संख्या में भिखारी पहुंच रहे हैं। कराची के अतिरिक्त महानिरीक्षक इमरान याकूब का कहना है कि 4 लाख के करीब भिखारी अब तक यहां पहुंच चुके हैं। इस बीच अपराधी भी सक्रिय हो गए हैं। इंडियन प्रीमियर लीग में आज मुंबई इंडियंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम आमने सामने होंगी। ये मैच मुंबई में खेला जाएगा। मौजूदा टूर्नामेंट में मुंबई इंडियंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का अब तक का सफर अच्छा नहीं रहा है। आरसीबी को 5 मैचों में से 1 में जीत मिली है। वहीं मुंबई इंडियंस 4 मैचों में 1 जीत अपने नाम करने में सफल रही है। वहीं आईपीएल में बुधवार को खेले गए रोमांचक मैच में गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को 3 विकेट से हरा दिया। रोमांचक मुकाबले में राजस्थान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 3 विकेट खोकर 196 रन बनाए। इसके जवाब में गुजरात टाइटंस ने 20 ओवर में 7 विकेट गंवाकर 199 रन बनाकर जीत हासिल कर ली। मैच के हीरो राशिद खान रहे, जिन्होंने आखिरी 2 ओवर के मैच का पासा गुजरात के हक में पलट दिया। उन्होंने आखिरी बॉल पर चौका जड़ दिया और टीम को जीत दिला दी। इस दमदार प्रदर्शन के लिए उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। ओलंपिक के इतिहास में पहली बार पेरिस ओलंपिक में एथलेटिक्स में स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को इनामी राशि मिलेगी। एक ऐतिहासिक फैसले में वर्ल्ड एथलेटिक्स ने घोषणा की है कि पेरिस ओलंपिक में एथलेटिक्स में स्वर्ण पदक जीतने वाले हर एथलीट को $50,000 की इनामी राशि दी जाएगी। 1896 से शुरू हुए आधुनिक ओलंपिक खेलों में आईओसी द्वारा खिलाड़ियों को इनाम राशि नहीं दी जाती थी। इस तरह से वर्ल्ड एथलेटिक्स के इस फैसले से इनामी राशि न देने की 128 साल पुरानी ओलंपिक परंपरा टूट गई है। 2028 में लॉस एंजलिस में होने वाले ओलंपिक में एथलेटिक्स में रजत और कांस्य पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को भी इनामी राशि दी जाने की योजना है। इस बारे में विस्तृत जानकारी बाद में दी जाएगी। भारत के डी गुकेश को कैंडिडेट्स शतरंज टूर्नामेंट के 6ठे दौर में ड्रॉ से संतोष करना पड़ा। युवा शतरंज स्टार डी गुकेश अमेरिका के हकारी नाकामुरा के खिलाफ मुकाबले को ड्रॉ कराने में सफल रहे।
भारत के युवा चेस स्टार और प्रगन्नानंदा ने छठे दौर में अजरबैजानी ग्रैंडमास्टर निजात अब्बासोव को हरा दिया। प्रगन्नानंदा ने निजात अब्बासोव को 1-0 के अंतर से हराकर अगले दौर में प्रवेश किया। भारत के विदित गुजराती ने भी छठे दौर में शानदार खेल दिखाते हुए जीत हासिल की। उन्होंने फ्रांस के 20 वर्षीय शतरंज खिलाड़ी एलिरेजा फिरोजशा को 1-0 से हराया। अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ की बड़े मियां छोटे मियां आज सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है। ली अब्बास जफर द्वारा निर्देशित इस फिल्म में मानुषी छिल्लर और अलाया एफ ने भी अहम भूमिकाएं निभाई हैं। फिल्म में साउथ के सुपरस्टार पृथ्वीराज सुकुमारन ने खलनायक का रोल प्ले किया है। OTT पर एक ऐसा शो रिलीज हो रहा है जो कुछ कुरीतियों को बर्बाद होते जा रहे समाज को उम्मीद की किरण देती है। इस शो का नाम है कोड ब्लू। आलोकनाथ इस कोड ब्लू के कुछ मुख्य किरदारों में से एक किरदार हैं जो उनकी इस कहानी को बेहतर बनाने में एक अहम हिस्सा साबित हो रहे हैं। वेब शो द एम्पायर में खलनायक की भूमिका निभा चुके जिनो मारिया वेब सीरीज राणा नायडू के दूसरे सीजन में नजर आएंगे। खबरों के मुताबिक शो में वह पुलिस अधिकारी की भूमिका में होंगे। उन्होंने शो की शूटिंग भी शुरू कर दी है। राजकुमार राव की फिल्म श्रीकांत का ट्रेलर देखकर अर्जुन कपूर ने एक्टर की तारीफ की और कहा कि वे फिल्म देखने के लिए बेताब हैं। इम्तियाज अली निर्देशित चमकीला 3 दिन बाद OTT प्लेटफॉर्म पर धमाल मचाने आ रही है। OTT पर दस्तक देने से पहले फिल्म की एक स्पेशल स्क्रीनिंग भी की गई। राजपाल यादव अब कॉमेडी नहीं बल्कि एक गंभीर किरदार को निभाते हुए दिखाई देंगे। एक्टर की अपकमिंग OTT फिल्म काम चालू है का लेटेस्ट ट्रेलर रिलीज कर दिया गया है। भारत में फिल्म शैतान ने तकरीबन 146 करोड़ के आसपास कमाई कर ली है, तो वहीं दुनिया भर में फिल्म ने डबल सेंचुरी मारी है। निर्माता करण जौहर और अभिनेता जूनियर NTR ने फिल्म देवरा के वितरण अधिकार के लिए साथ ही आने की घोषणा की है। गैब्रियल वत्स के निर्देशन में बनी फिल्म गौरैया लाइव को सेंसर बोर्ड ने UA प्रमाण पत्र दिया है। 12 अप्रैल को रिलीज होगी ये फिल्म। और इसके साथ ही एक्सप्रेस न्यूज में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, लेकिन DD न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।